नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डीएड सेकेंड ईयर आईडीडी स्पेशलाइजेशन का हमारा जो कोर्स चल रहा है, इसमें सातवां पेपर, लास्ट पेपर जो हमारा मॉड्यूल से संबंधित है, जो पिछली साल 2025 में ही ऐड किया गया है। तो इसकी लग सातवां मॉडल और आठवां मॉड्यूल जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नौवा जो मॉड्यूल है इसका, उसको आज हम देखने वाले हैं। और उसके अंदर आपका उद्यमिता के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्यमिता क्या होती है? तो यहाँ पर अपन को तीन चीजें पढ़नी है: उद्यमिता की परिभाषा, उद्यमी की विशेषताएं, उद्यमी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। बस ये तीन चीज अपन को यहाँ पर पढ़नी है। तो तीन चीज के अंदर सबसे पहले अपन को उद्यमिता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता का मतलब फायदा कमाने के लिए अपना खुद का कारोबार चलाना। यदि आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं जिससे कि आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? उद्यमिता कहलाएगा। अब उद्यमी कौन होता है? जो उद्यमिता का मालिक है, जो उस बिजनेस का, उस व्यापार का, उस दुकान का, या जो भी आपने कोई भी कंपनी फर्म जो भी आपने ओपन की है जिससे आप फायदा कमा रहे हैं, और उसका जो मालिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम उद्यमी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि फायदा क्या होता है? फायदा आपको पता है क्या होता है? कि जितनी भी लागत हमारे द्वारा उसके अंदर लगाई गई है, उस लागत में और हमको जो उससे प्राप्त हुआ है, यदि लागत हमारी कम है और जो हमें प्राप्त हुआ है वो अधिक है, तो जो उसका डिफरेंस है वो हमारा फायदा है। यदि लागत हमारी अधिक है और प्राप्त हमको कम हुआ है, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? हानि है। तो यहाँ पर अपन को फायदा का दे रखा है कि फायदा बराबर क्या होता है? अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आपके द्वारा किया गया व्यय, मतलब लागत, ठीक है ना। लागत में से आपके उत्पाद और सेवाओं के लिए ग्राहकों से मिलने वाला धन, इस मिलने वाले धन का जो डिफरेंस है, ये आपका क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। इसके बाद उद्यमी कौन होते हैं? पेश है दो बिरयानी की दुकानों की कहानी। यहाँ पर अपन को दो दुकान है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इनके बारे में अपन देखते हैं कि क्या है। एक ग्रेट बिरयानी रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, और ये दूसरा भी सैम रेस्टोरेंट है। ग्रेट बिरयानी की शुरुआत प्रतिभा ने की थी, जिसकी बिरयानी की रेसिपी उसके उनके परिवार को बहुत पसंद थी, ठीक है ना। ये की शुरुआत की है किसने? प्रतिभा ने। प्रतिभा ने अपने घर के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ली और बिरयानी बनाने और बेचने लगी। पहले तो आसपास के 10-20 लोग नियमित रूप से उसके रेस्टोरेंट में आते थे, और जैसे जैसे उसकी बिरयानी ज़्यादा प्रसिद्ध होती गई, उसे प्रतिदिन 50 ग्राहक मिलने लगे। प्रतिभा बहुत खुश हुई। वह बिरयानी की हर प्लेट पर 100 रुपये का मुनाफा कमा रही थी। मतलब जैसे ही उसने दुकान खोली तो सबसे पहले 10-20 लोग उसके पास आए, लेकिन जैसे जैसे उस समय निकलता गया तो क्या हुआ, उससे लगभग 50 ग्राहक उसको मिलने लगे, और 50 ग्राहकों से वो 100 रुपये का मुनाफा कमा रही थी प्रत्येक प्लेट पर, ठीक है ना। प्रतिभा की दोस्त शाहीन को भी प्रतिभा की बिरयानी बहुत पसंद थी। शाहीन ने प्रतिभा से कहा कि कोविड-19 के दौरान बाजार में क्या हो रहा था। कई लोगों ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक बिरयानी उनके घर पहुंचती है तब तक ठंडी हो जाती है, स्वाद इतना अच्छा नहीं रहता। एक ने यहाँ पर दिमाग लगाया ऑनलाइन का। तो साहिर ने इसका हल निकाला। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके बिरयानी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। लोग इसको मिट्टी के बर्तन में दोबारा गर्म कर सकते हैं और इससे उसका स्वाद भी नहीं घटता। प्रतिभा को यह आइडिया पसंद आया। जल्दी शाहीन और प्रतिभा ने एक बिरयानी डिलीवरी का कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों में नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तनों में बिरयानी पहुंचाई। मतलब यहाँ पर शाहीन नाम का व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ता है, और उसने समय और परिस्थिति के बारे में उनको बताता है कि ये दूसरे लोगों तक ऑनलाइन डिलीवरी पहुंचाते समय यदि वो ठंडी हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मिट्टी के बर्तन में पैक करके दे सकते हैं। वो ठंडी भी नहीं होगी, और यदि हो भी जाती है तो वो उसको व्यक्ति गर्म कर सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर के प्लास्टिक की थैलियों को बंद करके और मिट्टी के बर्तनों में पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। यह कुछ नया था, तो शहर में किसी और बिरयानी की दुकान में नहीं था। जल्दी प्रतिभा और शाहीन को उनकी बिरयानी के लिए हर दिन सैकड़ों ऑर्डर मिलने लगे, और ये क्या, मार्केट में ये नई चीज़ थी, इसलिए इनको इसके अच्छे ऑर्डर जो है वो मिलने लगे।
उद्यमा उद्यमी जो होता है उसकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होती है, तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं भूमिका और जिम्मेदारी। आइडिया और प्लान। अब इसकी क्या जिम्मेदारी, एक उद्यमी अपने ग्राहक और क्षेत्र उद्योग पर शोध करके एक बेहतरीन व्यवसायिक आइडिया की पहचान करता है जिससे वह व्यवसाय करता है। वो सबसे पहले आइडिया लेता है कि मैं कौन सी चीज़ जो कौन सा कार्य जो कर रहा हूँ उसका सबसे पहले मेरे पास एक आइडिया हो। आइडिया से ऐसा आइडिया हो जिससे कि मैं एक अच्छा व्यवसाय कर सकूँ। आइडिया और प्लान, एक उद्यमी रोजगार भी बनाता है। वे अपने कारोबार चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों को काम पर रखते हैं। आपको पता है एक उद्यमी जो होता है वो रोजगार भी देता है। यदि उसकी दुकान पर या उसके कारोबार में एक दो तीन या 10 लोग, कितने भी लोगों की जो जरूरत पड़ती है तो वह उनको रोजगार भी देता है। एक उद्यमी को एक व्यवसाय के खातों का प्रबंधन करना होता है। इसमें कारोबार का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान, हिसाब किताब रखना आदि भी शामिल होता है। जब उसका व्यवसाय चलने लगता है तो उसको खातों का प्रबंधन करना होता है। जैसे उसको अपना पंजीकरण कराना है अपने व्यवसाय का, इसके बाद उसको टैक्स का भुगतान करना है, ठीक है ना, हिसाब किताब अपना रखना है। तो ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारियों में आती है। एक उद्यमी रोजाना के कारोबार को भी सर्वोत्तम गुणवत्ता से करता है और उत्पाद हमेशा ग्राहक तक पहुंचाता है। एक उद्यमी जो है वो रोजाना कारोबार को भी एक अच्छी सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ करता है और उत्पादों को, जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उस तैयार प्रोडक्ट को वो किस तक पहुंचाता है, ग्राहक तक पहुंचाता है। अब इसका विकास, एक उद्यमी लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बनाता है। एक कारोबार ज़्यादा ग्राहकों को लाकर विज्ञापन द्वारा नवीन उत्पादों और सेवाओं को बनाने पेश करने से बढ़ता है। एक उद्यमी जो है वो अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बनाता है कि भाई मुझे मेरा कारोबार किस प्रकार से बढ़ाना है। तो उसको इसमें क्या आता है, विज्ञापन। वो विज्ञापन करेगा अपने उत्पाद का, जो भी वस्तु का वो निर्माण कर रहा है उसका क्या करेगा, वो विज्ञापन करेगा और विज्ञापन करके अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचाने का काम करता है। अब इसने इसके अंदर आपने ये चीज यहाँ पर सीखी है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस चलाता है। सही बात है, ये भी हमने सीखा है। एक उद्यमी अपने व्यवसाय और काम के प्रति उत्साहित होता है। बिल्कुल। उद्यमी समस्या का समाधान करने वाला और टीम बनाने वाला होता है। बिल्कुल होता है। एक उद्यमी की जिम्मेदारियों में प्रतिभाशाली टीम के सदस्यों को काम पर रखना, विज्ञापन, नवाचार के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाना भी शामिल है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। अब अपन 9.2 के अंदर उद्यमी माइंड सेट का परिचय। उद्यमी का जो माइंड सेट होता है उसमें अपन का क्या क्या करना है। उद्यमी माइंड सेट क्या है, किसी कारोबार को शुरू करने के शुरुआती चरण क्या है, ये दो चीज अपन को इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन उद्यमी को देखें कि उद्यमी का क्या होता है, माइंड सेट कैसे होता है। उद्यमी नजरिए के बारे में जाने। नजरिया एक अद्भुत शब्द है। जब हम अपने मन को किसी खास तरीके से सोचने के लिए सेट करते हैं तो यही हमारा नजरिया बन जाता है। आपको किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में जब हम सोचते हैं और हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमारा नजरिया होता है। वो हमारा क्या होता है, नजरिया होता है। जैसे हम कोई भी व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं और उस व्यवसाय के बारे में सोचते सोचते आपने उसके बारे में जो प्लानिंग की है, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, नजरिया हो जाएगा। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की सोच सकारात्मक होती है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो पॉजिटिव ही बातें सोचते हैं। जो लोग समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं उनकी सोच समस्या सुलझाने की होती है। और जिन लोगों को समस्या का हल करने में आनंद आता है या हल करना पसंद है तो उनकी सोच जो है वो हमेशा समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती है। और जो लोग एक उद्यमी की तरह सोच सकते हैं उनकी सोच या तो उनका नजरिया उद्यमशीलता सा होता है। और जिनकी सोच कैसी होती है, उद्यमी की तरह होती है कि मैं कुछ बिजनेस करूं, मैं कोई व्यापार करूं जिससे कि मैं और कुछ पैसे कमा सकूं, तो उनका जो नजरिया है वो उद्यमशीलता की तरफ चलता है। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोच है वो उद्यमशीलता की तरफ बढ़ती है। याद रखें, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो न केवल नौकरी के अवसरों की तलाश करता है बल्कि नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए अपने कौशल और विचारों का उपयोग करता है। एक व्यक्ति जो होता है, उद्यमी कौन होता है, जो केवल नौकरी के अवसरों की तलाश नहीं करता है बल्कि नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए अपने कौशल और विचारों का उपयोग करता है। वो खुद नौकरी नहीं ढूंढता है।
इसका कहने का मतलब ये वो खुद नौकरी नहीं ढूंढता, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार और सोच के द्वारा वो दूसरों को रोजगार देना चाहता है, दूसरों को रोजगार देता है। आइए अपने दिमाग को ये काम करने के लिए ट्रेन करें। कौन कौन से काम? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। सबसे पहले तो आपको अपने पर विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी तो मजबूती है, कौन सी ताकत है और कौन सी मेरी कमजोरी है। किस कार्य को मैं कर सकता हूँ अच्छी प्रकार से और किस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। हमेशा विकास के अवसरों की तलाश करें। हमेशा आपको विकास के अवसर देखने चाहिए कि किस जगह पर और किस चीज़ के माध्यम से मैं अपना डेवलपमेंट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया, ज्ञान कौशल आय नेटवर्क बढ़ाएं। अपना ज्ञान बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ, आय बढ़ाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाओ। अपनी असफलताओं से सीखें। यदि आपको कहीं पर भी कोई असफलता प्राप्त हो तो उस असफलताओं से आपको कुछ न कुछ एक नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अलग अलग विचारों और कौशल वाले लोगों से भरी टीम के साथ काम करें। और आपकी जो टीम है वो कैसी होनी चाहिए? उनके सबके अलग अलग विचार और कौशल उनके अंदर होने चाहिए, जिनका उपयोग हमें हमारे व्यवसाय में करना चाहिए। इसमें यहाँ पर अपन को बताया कारोबार सेटअप करने के बारे में जाना। एक कारोबार को सेटअप करना एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दो जरूरी भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, अपने कारोबार के आइडिया को कारोबार की योजना में बदलना। कारोबार का आइडिया जो है कारोबार की योजना में बदलना मतलब सबसे पहले मेरे पास में एक आइडिया आया कि मुझे ये व्यवसाय करना है, मुझे ये दुकान खोलनी है। सबसे पहले आइडिया आया, आइडिया के बाद आप उस आइडिया को किस में बदलेंगे? योजना में बदलेंगे। अब मैं उस व्यवसाय के प्रति मैं योजना बनाऊंगा कि मैं इसको कैसे कैसे मुझे इसको ओपन करना है, इस दुकान को मुझे कैसे खोलना है, इस व्यवसाय को मुझे कैसे करना। इसके बाद में दूसरा भाग आ जाएगा कारोबार शुरू करना। इसमें कई अन्य चरण शामिल है। फिर जब मेरी आइडिया आएगा, आइडिया के बाद मैं योजना बनाऊंगा, योजना के बाद में मैं उस कारोबार का क्या क्या करूंगा? शुरू करूंगा उस कारोबार को। तो उसमें भी अनेक चरण आएंगे। कौन कौन से चरण आएंगे? कि जरूरी उपकरण खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना, कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें इस व्यवसाय को करने के लिए चाहिए, तो वो जरूरी उपकरण मेरे पास होने चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास पैसा होना चाहिए जिससे कि मैं कारोबार को अच्छी प्रकार से कर सकूं। कंपनी को रजिस्टर करना, इसके बाद जो भी व्यवसाय मैं कर रहा हूं उसकी जो भी कंपनी, जो भी फर्म, जो भी संस्था है उसको मैं रजिस्टर्ड कराऊं। सही बीमा खरीदना, मुझे मेरे व्यवसाय का बीमा भी ले लेना चाहिए, इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। लोगों को काम पर रखना, विज्ञापन देना आदि। और यदि मुझे मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है तो मैं अच्छे व्यक्ति काम पर रखूं और इसके बाद विज्ञापन देना। मेरी वस्तु, मेरा प्रोडक्ट जो भी है उसके बारे में मुझे क्या देना पड़ेगा? विज्ञापन। ज्ञान कंप्यूटर रिपेयर का कारोबार शुरू करना चाहता है। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया कि कंप्यूटर रिपेयर का कारोबार चालू करना चाहता है। वह कई छोटे व्यवसायों के कार्यालय वाले क्षेत्र में रहता है जहाँ कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मरम्मत की बहुत मांग होती है। यह उसका व्यवसाय के लिए सरल आइडिया है, कंप्यूटर रिपेयर का व्यवसाय शुरू करना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ज्ञान। ये क्या है कि उसने देखा कि उसके आस पड़ोस में काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके अंदर कंप्यूटर और प्रिंटर आदि चीज़ों का प्रयोग होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कंप्यूटर प्रिंटर है उनकी ख़राब होने के बाद में उनकी रिपेयरिंग की मांग बहुत होती है। तो उसने अपने व्यवसाय के लिए एक सरल आइडिया निकाला कि मुझे कंप्यूटर रिपेयर की शॉप खोलनी चाहिए या व्यवसाय शुरू करना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम भी हमारे क्षेत्र के हिसाब से अपन क्या है कि कोई भी व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकते। आइए गोली बड़ा पाव की कहानी जाने। एक बड़ा पाव की दुकान खोल लेता है एक व्यक्ति। तो उसकी कहानी यहाँ पर दी गई कि बड़ा पाव मुंबई में रहने वाले लोगों का पसंदीदा नाश्ता है। ये बर्गर का भारतीय रूप है। बड़ा पाव आमतौर पर एक स्ट्रीट वेंडर द्वारा बेचे जाते हैं। सभी बड़ा पाव का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा पाव के बिजनेस के बारे में बताया है। 2004 में वेंकटेश अय्यर और शिव मेनन के पास एक साधारण सा आइडिया था। अगर लोगों को अलग अलग तरह के बड़ा पाव उपलब्ध करवाए जाए तो क्या होगा? अगर इस अलग अलग तरह के बड़ा पाव को नियमित स्ट्रीट फूड स्टॉलों के बजाय एक स्वच्छ भोजन स्टॉल या रेस्टोरेंट में बेचा जाए तो क्या होगा? मतलब यहाँ पर इन दोनों के पास में एक आइडिया है कि बड़ा पाव को अलग अलग तरीके से बेचा जाए। एक, इनको वेंडर के बजाय स्ट्रीट फूड मतलब गलियों में घूम घूम कर बेचने के बजाय हम एक भोजन स्टॉल या रेस्टोरेंट खोल करके बेचे तो कैसा होगा?
और इस तरह मुंबई के एक स्टेशन से गोली वड़ा पाव की शुरुआत हुई। आज गोली वड़ा पाव देश भर में 350 आउटलेट हैं और यह 50 करोड़ रुपए का कारोबार बन गया है। आज यदि हम देखें तो धीरे धीरे ये जो है वो 350 देश भर में इनके आउटलेट हैं और 50 करोड़ की कंपनी बन करके ये तैयार हो गई। वेंकटेश अय्यर की सफलता का राज क्या है? उसने सिर्फ वही वस्तु नहीं बेची जिसे बाकी सब दुकानदार बेच रहे, मतलब बाकी सब दुकानदार जैसा बड़ा पाव बेच रहे थे ऐसा ही बड़ा पाव उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग किया। उसने एक समस्या का समाधान किया, उसने लोगों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवा दी। उसने लोगों को क्या दिया? ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा देने का प्रयास उन्होंने किया, तब जाकर वो इतना कुछ कर पाए। वह एक या दो आउटलेट की सफलता पर नहीं रुका, उसने एक प्रतिभाशाली टीम की मदद से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। और एक या दो आउटलेट ओपन होने के बाद वो रुका नहीं, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और उसने पूरे 350 आउटलेट जो है वो ओपन कर दिए। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको अपन एक बार जरूर देख लें। इसके बाद 9.3 के अंदर स्वरोजगार और उद्यमता के बीच अंतर। देखिए आप इन शब्दों का मतलब समझ जाइए, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये अपनी पर्सनल नॉलेज के आधार का पेपर है, इसमें आपका कोई भी स्पेशल एजुकेशन या कोई सामान्य एजुकेशन ऐसा इसके अंदर ज़्यादा मैटर कुछ भी नहीं है। आपकी खुद की जीवन के बारे में है, आप जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का एक उपयोग करते हैं कौशल के रूप में, तो वो कौशल इसके अंदर पूरा दिया गया है। अब इसमें देखिए अपन तीन चीज पढ़ेंगे, स्वरोजगार, उद्यमिता, उद्यम के बीच अंतर, स्वरोजगार से उद्यमिता के बीच संबंध, हम स्वरोजगार से उद्यमिता की ओर किस प्रकार जा सकते। ये तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर निकल के आते हैं, तो तीनों चीजों को अपन को क्या करना है? पढ़ना। चलिए यहाँ पर आया स्वरोजगार और उद्यमिता। उद्यम, स्वरोजगार एसी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये स्वरोजगार मतलब इनका खुद का रोजगार है। उद्यमिता क्या होता है? ये भी क्या है कि एसी सर्विस देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है कि अपने साथ में क्या है, दो तीन लोग जो है इकट्ठे कर रखे। अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब यहाँ पर समझाया गया कि स्वरोजगार क्या है। पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है। उसने स्थानीय एसी स्टोर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो उसे एसी मरम्मत की जरूरत वाले ग्राहकों के पास भेजता है। पवन स्वरोजगार करता है, एक दुकान है, कोई भी एक कारोबारी है, उसके साथ पवन नाम के व्यक्ति ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आपके पास में लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारा एसी खराब हो गया, तो आप मुझे उन ग्राहकों की सूचना दे दें तो मैं उनका जो एसी है उसकी मरम्मत कर दूंगा। तो ये पवन स्वरोजगार कर रहा है। अब इधर देखिए उद्यमिता क्या है? उद्यमिता है श्रीन समझती है कि कई लोगों को एसी मरम्मत करने वालों के साथ किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मरम्मत करने वालों में व्यावसायिकता की कमी होती है, वे हमेशा समय पर नहीं आते। इसके दिमाग में ये आया कि व्यावसायिकता की उनके अंदर कमी होती है, वो हमेशा समय पर नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए? आईटीआई से शिरीन और उसके चार दोस्त स्थानीय एसी रिटेल स्टोर के साथ मिलकर एसी मरम्मत सेवाएं प्रदान करते हैं और वे समय पर सेवा की गारंटी देते हैं। उनकी गारंटी है कि अगर टीम एसी की मरम्मत के लिए 15 मिनट से ज़्यादा देर से आती है तो वे मुफ्त में सेवाएं देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 15 मिनट का समय दे दिया और एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने खुद का व्यवसाय बना लिया कि यदि 15 मिनट में हमारे कोई भी व्यक्ति मरम्मत करने वाला आपके पास नहीं पहुंचा तो आपकी जो सेवाएं वो मुफ्त रहेंगी। स्वरोजगार का मतलब एक निश्चित शुल्क पर अपनी सेवाएं देना। स्वरोजगार के लिए आपको किसी टीम के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। स्वरोजगार वाले लोग हम कारोबार के लिए केवल अल्पकालिक लक्ष्य रख सकते हैं। ये स्वरोजगार की विशेषताएं हैं। खुद को काम करना है, निश्चित शुल्क पे काम करना है, कोई टीम नहीं होती है। दूसरी चीज ये अल्पकालिक लक्ष्य रखते हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, जब तक हो रहा है, जब तक कर रहे हैं, ये स्वरोजगार। उद्यमिता का मतलब आप अलग क्वालिटी वाली सेवा देते हैं, आप सबसे अलग क्वालिटी वाली सेवा दे रहे हैं। दूसरी चीज, उद्यमी एक ऐसी टीम के साथ काम करने की कोशिश करते हैं जिसका कौशल उन्हें ज्यादा ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाला काम देने में मदद कर सके। वो एक टीम के साथ वर्क करते हैं। और उद्यमी हमेशा लंबे समय के लिए योजना बनाते हैं और कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। ये अल्पकालिक होते हैं लेकिन ये दीर्घकालिक होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक अपने कारोबार को चलाना चाहते हैं।
ओके, ये इनके बीच में क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। अब स्वरोजगार और उद्यमिता, उद्यम के बीच समानता के बारे में जाने। समानता क्या है इन दोनों में, तो आप देख लीजिए समानता क्या है। ये उस पहले अपन ने पढ़ लिया, ये भी पहले पढ़ लिया अपन ने। अब यहाँ पर अपन को समानता पढ़ने की, पवन और शिरीन दोनों को कोई वेतन नहीं मिलता, वे हर महीने अलग अलग रकम कमाएंगे। दोनों को कोई वेतन नहीं मिलता, कोई जितना काम करेगा उतना उनको पैसा मिलेगा। पवन शिरीन दोनों एक ऐसे क्षेत्र में काम करते जहां उनके व्यक्तिगत कौशल, एसी की मरम्मत बहुत अच्छे, व्यक्तिगत कौशल उनका एसी की मरम्मत करने में उनका जो कौशल है वो बहुत अच्छा है। पवन और शिरीन दोनों अपने स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से अपने पहले ग्राहक ढूंढते हैं। दोनों को अपना पहला ग्राहक ढूंढना पड़ता है अपने टैलेंट के माध्यम से, चाहे वो स्वरोजगार करे या उद्यमिता। पवन और शिरीन दोनों ही ज्यादा ग्राहकों को ढूंढने के लिए दूसरे कारोबारों के साथ साझेदारी करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को ढूंढने के लिए वो दूसरे व्यवसायी जो पहले इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, मिलते हैं, उनके साथ भी वो बातें करते हैं, साझेदारी करते हैं। ये इनकी क्या है, समानता है। स्वरोजगार से उद्यमिता, उद्यम तक के सफर के बारे में जाना। इसके चरण बाई चरण आपको यहाँ पर दिया गया है कि स्वरोजगार मतलब एक व्यक्ति ने खुद का रोजगार चालू किया लेकिन वो उद्यमिता तक पहुंच गया, तो वो कैसे पहुंचा। यहाँ पर आपको दिया गया चरण एक, ये तय करें कि आप कैसा रोजगार करना चाहते हैं। पवन को यह पता है एसी मरम्मत का काम करना है, जैसे पवन ने स्वरोजगार चालू किया किसका, एसी मरम्मत का, कि मुझे एसी की मरम्मत करने, ठीक है। दूसरा चरण हुआ, उसे एसी कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा आइडिया पाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा आइडिया पाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब वो इस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाए, तो इसके लिए उसको क्या करना है। चरण तीन, एक रचनात्मक कारोबार के लिए आइडिया सोचें। अब यदि उसका खुद का स्वरोजगार अच्छा चल रहा है तो एक रचनात्मक व्यवसाय के बारे में उसको सोचना पड़ेगा। नंबर चार पर उसे समझने के लिए क्या करना चाहिए कि उसका आइडिया काम करेगा। अब उसने जो आइडिया सोचा है, जो आइडिया वो फॉलो करने वाला है, तो उसकी ये क्या गारंटी है कि वो आइडिया उसका आगे जाके काम करने वाला है। अपने आइडिया में सुधार करें। यदि उसको लगता है कि मेरा आइडिया जो है वो थोड़ा इधर उधर है, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो वो अपने आइडिया में सुधार कर सकता है। और छठे चरण में पवन को कारोबार खोलने से पहले एक आखिरी काम क्या करना चाहिए। कारोबार खोलने से पहले उसको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी रूपरेखा बनानी चाहिए जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छी प्रकार से चला सके। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद 9.4 है मार्केट स्कैन, बाजार को एक्सप्लोर करना, बाजार को एक्सप्लोर करना, मार्केट स्कैन, ठीक है ना। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर तीन चीजें, मार्केट स्कैन क्या है ये पढ़ना है, प्रभावशाली मार्केट स्कैन कैसे करें, मार्केट स्कैन करने का अभ्यास करना है। तीन चीज के बारे में आपको नॉलेज लेनी है और तीनों चीज ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मार्केट स्कैन क्या है। मार्केट स्कैन को मार्केट रिसर्च भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाजार के विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें बिजनेस की जानकारी मिल सके। बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट स्कैन किया जाता है जिससे वह हमें मौजूदा एक्सिस्टिंग मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। मार्केट स्कैन के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम अपने बिजनेस के लिए सही फैसला लेते हैं, ले सकते हैं। इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मार्केट स्कैन क्या होता है, अब कोई समझ में नहीं। अब आपको मैं मेरी भाषा में समझा देता हूँ कि मार्केट स्कैन क्या होता है। माना कि मुझे एक कोई भी दुकान खोलनी है, मुझे तो परचूने की दुकान खोलनी है, ये मानो किराना स्टोर खोलना है। तो सबसे पहले जब मुझे किराना स्टोर खोलना है तो मैं सबसे पहले किराना स्टोर के मार्केट में जाऊंगा। वहां पर देखूंगा कि किराना स्टोर की जो दुकानें हैं वो कितनी हैं, कितने ग्राहक उनके पास आते हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है मार्केट के अंदर मिलती है, कौन कौन सी चीज़ मुझे बेचनी है, कौन सी चीज़ में मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, कौन सी में नहीं होगा, कौन सी वस्तु के ग्राहक ज़्यादा होंगे, कौन सी के नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे बाजार में जा कर के क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और जो मैं इन सारी चीज़ों को बाजार में जा कर के समझूंगा ये मेरा कहलाएगा क्या, मार्केट स्कैन। और यह इसको दूसरे शब्द के रूप में अपन मान सकते हैं तो वो मार्केट रिसर्च के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मैंने मार्केट में जाकर एक रिसर्च की और देखा कि मैं जिस बिजनेस के अंदर आना चाहता हूं वो बिजनेस मार्केट में किस प्रकार से इस समय चल रहा है। यदि
वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं उस बिजनेस को करने का फैसला ले सकता हूँ, मतलब ये सोच सकता हूँ कि मुझे ये काम अब करना है। मार्केट स्कैन में तीन प्रमुख चीजें शामिल होती हैं। ग्राहक और उनकी जरूरत, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि कौन सी दुकान पर या कौन से व्यवसाय पर या कौन सी वस्तु को खरीदने के लिए कितने ग्राहक जो है वहां पर आ रहे हैं, कितने ग्राहक वहां पर आ रहे हैं। बिजनेस को बढ़ाने और ज्यादा फायदा कमाने के तरीकों को एक्सप्लोर करना, बिजनेस के को बढ़ाने, अब अपन को ये देखना है कि ये व्यक्ति यदि 10,000 रुपये पर डे का सामान बेच रहा है तो मैं इससे ज्यादा सामान कैसे बेचूं। ये बिजनेस को बढ़ाना और ज्यादा फायदा कमाने के तरीके मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। समान बिजनेस द्वारा दी जाने वाली चीजों और सेवाओं के बारे में समझना, और यदि आप समान बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी सेवाएं वहां पर जो है दी जा रही हैं लोगों को, इसके बारे में मुझे समझना पड़ेगा। और उन सेवाओं में मैं कुछ परिवर्तन करके, मतलब उन सेवाओं को मैं और अच्छी प्रकार से अपडेट करके लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये मेरा पूरा जो है वो मार्केट स्कैन के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर अपन को दिए गए हैं कुछ उदाहरण घर पर बने हुए किस प्रकार के स्नैक्स बाजार में बेचे जाते हैं। जैसे आप कोई चीज़ घर में बनाओ और उसको बाजार में बेच दो, जैसे आप चिप्स बना सकते हो, अचार बना सकते हो। चिप्स ऐसी चीज़ों को कौन खरीदता है, परिवार वाले खरीदते हैं। अचार वगैरह जैसे विद्यार्थी ने आपको खरीद लिया, तो किस प्रकार के बिजनेस इससे पैसा कमाते हैं। थोक विक्रेता, होलसेलर जो होते हैं आपके, और कोई स्नैक्स बेचकर, इनको अपन क्या है कि जाकर के अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अपन उनको बताएंगे और उनको इस चीज़ को बेच देंगे। होटल रेस्टोरेंट में अपन जो है अचार वगैरह जो है ये बेच करके पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिजनेस आइडिया हैं। इसके बाद में अपन जानेंगे कि मार्केट स्कैन कैसे किया जाता है। अब चलो मार्केट स्कैन के बारे में हम समझ गए, लेकिन जाएंगे तो करेंगे कैसे मार्केट में जाके। तो पहला चरण तो ये हो गया आपको कि उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप उद्यमी, बिजनेस और ग्राहकों के बारे में जानना चाहते हैं। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मैं कौन से बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ, और मेरे दिमाग के अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो मेरे दिमाग के अंदर आने वाले हैं, मतलब मैं कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके अंदर होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप वहां पर जाकर पूछोगे, उतने ही आंसर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज्ञान आपको ज़्यादा मिलेगा। मार्केट स्कैन ऑनलाइन, इंटरनेट पर या ऑफलाइन आपके शहर की सड़कों पर, दोनों प्रकार से आप मार्केट स्कैन कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, दुकानों पर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपको इंटरनेट की मदद से आप ये काम कर सकते हो। दूसरा चरण क्या है, अपने क्षेत्र की स्थानीय दुकानों या सर्विस सेंटर पर जाएं, देखें कि वहां क्या बेचा जा रहा है, किस कीमत पर बेचा जा रहा है, उसे कौन खरीद रहा है। इस चरण में आप किसी विशेषज्ञ या ग्राहक की पहचान भी कर सकते हैं जो आपसे बिजनेस के बारे में बात करेगा और आपके सभी सवालों का उत्तर देगा। इसके लिए अपन को दूसरा चरण में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मार्केट में जाना है, लोकल मार्केट में। वहां पर लोगों को देखना है कि कौन सी चीज़ वहां पर बेची जा रही है, उसकी कितनी कीमत ली जा रही है, ठीक है ना, कौन उसको खरीद रहा है। यदि आपको कोई वहां पर एक्सपर्ट उस वस्तु का मिल जाए, कोई विशेषज्ञ मिल जाए, तो आप उससे अपने सवालों के जो है वो जवाब ले सकते हो। अब इसमें आपको दिया या किस प्रकार, मतलब दूसरे चरण में आप ऑनलाइन, ये तो हो गया ऑफलाइन वाला, ये हो गया आपका ऑनलाइन। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए गूगल का उपयोग करें। अमेजॉन, दूसरे रिटेल ऐप जैसे बिग बास्केट, अर्बन कंपनी, सेवा पेशेवरों के लिए का उपयोग करके चीज़ों और सेवाओं के टाइप और कीमतों का पता लगाने के लिए उपयोग करें। पहला यहाँ पर ये जो दिया गया है ये ऑफलाइन का है, आपको दुकान पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ये जो है पूरा ये ऑनलाइन का है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल से आपको पूछना है जो भी सवाल आपके मन में उस बिजनेस से संबंधित हैं, आप गूगल से उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कॉमर्शियल साइट है जो उत्पाद वगैरह बेचती हैं, तो उन वेबसाइटों का भी आप अध्ययन कर सकते हो। अब तीसरा चरण अपन का क्या होगा, तीसरा चरण होगा कि बिजनेस के मालिक और ग्राहकों का इंटरव्यू लें। आप जब वहां पर गए बाजार में तो आपको वहां पर दुकानदार भी मिलेंगे,
और ग्राहक भी मिलेंगे। अब दुकानदार और ग्राहक दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरव्यू ले, मतलब दोनों से आप अपने सवालों के जवाब पूछेंगे, दोनों से आप अपने सवालों के जवाब पूछेंगे, ठीक है ना। ग्राहकों को समझना व्यापारियों की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, हम आगे के पार्ट में इस पर और काम करेंगे। इसके बारे में हम आगे के पाठ में भी पढ़ेंगे कि ग्राहकों को समझना व्यापारियों की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, कि आप ग्राहकों को सबसे पहले समझें कि ग्राहक आपसे क्या चाहता है, ग्राहक आपसे क्या चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको आसानी आगे के कार्यों में हो जाएगी। क्या गूगल आपको बता सकता है कि आपके क्षेत्र में कितने लोग ब्यूटी पार्लर सेवाएं दे रहे हैं? अपने आसपास के ब्यूटी पार्लर के बारे में जानने के लिए आप गूगल सर्च में कौन से शब्द टाइप करें? आपको माना कि आपके आसपास के एरिया में कितने लोग ब्यूटी पार्लर की सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप अपने आसपास क्षेत्र के जो भी ब्यूटी पार्लर है उनके बारे में आप गूगल से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। गूगल पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये ऑफलाइन का हो गया, ये ऑनलाइन का हो गया, दोनों क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। आइए एक सरल मार्केट स्कैन करें, एक मार्केट स्कैन करना है अपन को। तो ये कि यहाँ पर एक महिला है सुशीला, मेरा बिजनेस आइडिया एक टेलर शॉप खोलना है जिसमें खास तौर पर शर्ट की सिलाई की जाए। मैंने हाल ही में एक टेलरिंग कोर्स पूरा किया है। इसने क्या, टेलर का एक कोर्स किया है और ये इसका बिजनेस आइडिया है टेलर शॉप खोलना। चलिए ये कैसे मार्केट स्कैन करती है। सबसे पहले स्कूल का प्रिंसिपल, आपके स्कूल में सालाना एवरी ईयर कितनी शर्ट की जरूरत होती है, ये स्कूल में पहुंच जाती है और स्कूल में जाके प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आपके स्कूल के अंदर कितनी शर्टों की लगभग जरूरत पड़ती है सालाना, मतलब एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि लगभग 2000 शर्ट बनती है। एक बच्चा कितनी शर्ट का ऑर्डर देता है? बच्चों के घरों की ये काम है तो वे एक से ज्यादा शर्ट नहीं खरीदते, ठीक है ना। उसने पूछा कि भाई एक बच्चा कितनी शर्ट खरीदता है, कि भाई ये ज़्यादा तो काम आने वाली नहीं है, स्कूल की यूनिफॉर्म है तो लगभग एक से ज़्यादा शर्ट वो नहीं खरीदते हैं। अब दूसरी बात, वो कॉलेज में चली गई, कॉलेज में गई, आपका सालाना एवरी ईयर कितनी शर्ट खरीदते हैं, बच्चों से पूछती है। कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कों से पूछती है, हमें शर्ट पसंद नहीं है, हम टी शर्ट खरीदते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हमें शर्ट पसंद नहीं है, हम क्या खरीदते हैं, टी शर्ट। अच्छा आप टी शर्ट कहाँ से खरीदते हो, उनकी कीमत कितनी होती है? तो उसने पूछा कि भाई कहाँ से खरीदते हो, कितने पैसे में खरीदते हो? हर हफ्ते जो बाजार लगता है वहां से एक टी शर्ट लगभग 200 रुपये की खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये उसने रेट बता दी। और आप हर साल कितनी टी शर्ट खरीदते हैं? हर महीने लगभग 2 से 3 टी शर्ट। आप हिसाब लगा लीजिए कि एक साल में कितने होगी। एक महीने में लगभग 2 से 3 टी शर्ट हम खरीदते हैं, तो इसका मतलब साल भर में कितनी टी शर्ट खरीदेंगे, ये आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए। अब हम चले गए प्रतियोगी, एक स्थानीय दर्जी लोकल टेलर के पास में, जो हमारा कंपटीशन करेंगे हम जिसके साथ में, उस टेलर के पास पहुंचे। हेलो, मैं टेलरी बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ सकती हूँ? उसने कहा भाई मैं टेलरिंग के काम के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल। आपके मुख्य ग्राहक कौन है? उसने कहा भाई आपके मुख्य ग्राहक कौन कौन आपकी दुकान पे आते हैं? तो उसने कहा कि फैक्ट्री और आसपास के परिवारों के लोग, कि हमारे यहाँ पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले आते हैं और परिवार के आसपास के लोग आते हैं। क्या पूरे साल शर्ट की मांग एक सी रहती है? कि भाई पूरे साल क्या शर्ट की मांग एक ही रहती है? हाँ लगभग, जनवरी में और त्योहार के मौसम में मांग ज़्यादा होती है। उसने कहा जब जनवरी का महीना आ जाता है या त्योहारों का मौसम आता है तो मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब वो क्या करती है, कपड़े के थोक विक्रेता के पास वो चली जाती है, सप्लायर के पास, जो उसको कच्चे माल की सप्लाई करेगा। अब वो सप्लायर के पास पहुंच गई। सुशीला को रेट मीटर के द्वारा पता चलता है कि वह शर्ट के लिए सूची कॉटन और नायलॉन के कपड़े बेचता है। उसने टी शर्ट के लिए नायलॉन का कपड़ा, शर्ट के लिए सूटी कॉटन का कपड़ा। इसमें 20 रुपये मीटर और नायलॉन की कीमत 30 रुपये मीटर उसके द्वारा बताई गई। सुशीला ने सप्लायर से कमीज बनाने के लिए माल की कीमत के बारे में क्यों पूछा? क्या सुशीला शर्ट के अलावा कुछ और बेच सकती है? और उसने क्यों पूछा? क्योंकि उसको शर्ट और टी शर्ट बनाने, शर्ट और टी शर्ट जिस चीज़ से उनका निर्माण होगा, बनेंगे, उस चीज़ की वैल्यू उसको पता होनी चाहिए। अब आपने इसके अंदर क्या सीखा ये आपको यहाँ पर
पता चल गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे 9.5 ग्राहकों की जरूरत को समझना। अब आप कोई भी उद्यम में कार्य करेंगे तो ग्राहकों की जरूरत आपको समझनी पड़ेगी। अब इसमें क्या सीखना है, ग्राहक की जरूरत क्या है, ग्राहक की जरूरत का विश्लेषण आपको कैसे करना है और ग्राहक को कैसे पहचानना है, ये चीज अपन को यहाँ पर। तो उसका सबसे पहले विश्लेषण, विश्लेषण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। क्या ग्राहक हमारे प्रोडक्ट सेवा के लिए पैसे दे रहे हैं, क्या जो ग्राहक है वो हमारी सेवा और प्रोडक्ट के लिए पैसा दे रहा है हमको, ठीक है ना। पहली चीज, ग्राहक अभी कौन से प्रोडक्ट सेवा का इस्तेमाल कर रहा है, ग्राहक अभी मतलब प्रेजेंट में कौन सी सेवा और प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें अपने प्रोडक्ट सेवा के बारे में क्या पसंद है, और जो चीज़ का वो जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बारे में उसको क्या चीज़ पसंद है। हमारे क्षेत्र में ग्राहकों के बीच प्रोडक्ट सेवा के लिए मांग में है या नहीं, हमारे क्षेत्र में जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्षेत्र के ग्राहकों के बीच में मांग है या नहीं है इसकी। यदि उस क्षेत्र में उस चीज़ की मांग ही नहीं है और आप उसको बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। अब आइए अपन बिजनेस के बारे में आइडिया निकाले। जैसे इसमें यहाँ पर आपको आइडिया दिया है कि अगरबत्ती का कारोबार कर सकते हो, एक कपड़े का और एक ऑटो रिपेयर की दुकान। चलिए, विचार कहाँ से आया, मच्छर को भगाने वाली अगरबत्तियाँ, कि भाई मच्छरों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लोगों की हर घर की ये मांग होती है कि मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती हो। ये आइडिया है, विचार आया। इसका कपड़े के कारोबार का विचार कैसे आया कि स्कूल के बच्चों और फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। या तो आप इनको एक एक करके भी आप समझ सकते हो, जैसे अपन अगरबत्ती के बारे में ये विचार आ गया। अब मुझे क्या करना है, ग्राहक पहले से ही बड़ी कंपनियों के बहुत कम कीमत पर अगरबत्ती खरीद रहे हैं, उसको पता है कि अब इस समय स्थिति क्या है। तो इस समय स्थिति ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वो पहले से ही अगरबत्ती खरीद रहे हैं, ठीक है ना। ग्राहक अपनी मौजूदा अगरबत्ती को पसंद करते हैं, जिस अगरबत्ती को वो खरीद रहे हैं उसको वो पसंद भी करते हैं। अगरबत्ती महीने में एक बार ही खरीदी जाती है, अगरबत्ती क्या है, महीने में एक बार खरीदी जाएगी, तो आपके ग्राहक यहाँ पर कम निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये अगरबत्ती का व्यवसाय हो गया। अब आपके मन में आया कि कपड़ों का भी व्यवसाय किया जाए, जैसे स्कूल और फैक्ट्री में कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बनाई जाए। आपके आसपास के स्कूल फैक्ट्रीज ने पहले से ही दूसरे कारोबारी बिजनेसमैन कपड़ों के लिए सालों के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। जैसे स्कूल और कंपनी या फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय और अपने स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म है उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले ही दे दिए हैं। तो इससे आपको नया बिजनेस कैसे मिलेगा। कुछ ने कहा कि भाई अच्छी गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी न होने की वजह से खुश नहीं है, लेकिन कुछ ने कहा कि भाई समय पर हमको उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें प्राप्त नहीं होता है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हम उस वजह से उनसे खुश नहीं हैं। ऑर्डर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको महीने में एक बार मिलने वाला है ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर आपको साल और 6 महीने में एक बार ऑर्डर मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपन के पास में ऑटो रिपेयर की दुकान का विकल्प है। विचार कैसे आया, दूर के एरिया में स्थित सरकारी ऑफिस के पास ऑटो रिपेयर की दुकान। दूर के एरिया में अपन को ऐसी जगह पर एक ऑटो रिपेयर की दुकान खोलनी है जहां पर सरकारी ऑफिस हो, लोग वहां पर डेली जाते हो। इस ऑफिस के रोजाना लगभग 200 लोग आते हैं और इस ऑफिस के 10 किलोमीटर के भीतर कोई ऑटो रिपेयर की दुकान नहीं है। वहां पर 200 लोग लगभग डेली आते हैं और 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी दुकान वहां पर रिपेयरिंग की नहीं है। ग्राहकों को पंचर या अचानक ब्रेक डाउन होने की वजह से मदद के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का कोई भी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाता है या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्राहक जरूरत पड़ने पर ऑटो रिपेयर की मांग करते हैं। आमतौर पर वाहनों को 2 महीने में 1 या 2 बार मदद की जरूरत पड़ती है और वहां पर इस चीज की मांग करते हैं लोग कि भाई यहाँ पर एक रिपेयर की दुकान तो हो। और ये महीने में क्या होगा, 1 या 2 बार प्रत्येक वाहन को क्या है कि इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब अपन को देखना है कि आइए ग्राहक की जरूरतों का विश्लेषण करने के बारे में जाने। ग्राहक की जो जरूरत है उसका अपन को विश्लेषण करना है। अल्फिया साबुन बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहती है। वह अपने बिजनेस आइडिया को बेहतर बनाने के लिए लोगों की राय ले रही है। उसने सवालों की सूची दी गई है, अपने ग्राहकों से पूछें। आप बिजनेस आइडिया को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहकों से इसी तरह सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको यदि अपने बिजनेस आइडिया को अच्छा बनाना है तो ये सवाल आप किसी से पूछ सकते हैं। ये साबुन के व्यवसाय से संबंधित है।
ये किससे संबंधित है? ये आपके साबुन के व्यवसाय से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अपन साबुन के व्यवसाय में यहाँ पर अपन कौन कौन से जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप नहाने का साबुन का इस्तेमाल करते हैं? पहला प्रश्न हो गया, क्या आप नहाने का साबुन लगाते हैं? दूसरा, आप नहाने के साबुन में किस चीज को महत्व देते हैं? जैसे खुशबू है, कीटाणु मारने की क्षमता है, या कुछ और? आपके साबुन में क्या क्या होता है, या क्या क्या आपको चाहिए? ओनली खुशबू चाहिए, या कीटाणु मारने से संबंधित भी आपको उसके अंदर कुछ चाहिए? आपको कौन सी कंपनी का साबुन पसंद है? क्या आप हमेशा एक ही कंपनी का साबुन खरीदते हैं? क्या आपको कभी इस साबुन से कोई दिक्कत हुई है? क्या आपको साबुन के बारे में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? आप साबुन कितने समय से खरीदते हैं? आप साबुन के लिए कितने पैसे देते हैं? क्या आप नया साबुन आजमाना चाहेंगे? क्या आप हमारी एंटरप्राइज द्वारा बनाया गया साबुन खरीदना पसंद करेंगे? तो ये सारे सवाल हम साबुन का कारोबार शुरू करने से पहले, हम पहले से जो हमारे ग्राहक हैं, जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साबुन खरीदते हैं, उनसे हम इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आइए जाने कि ग्राहकों की पहचान कैसे करें। अब अपन को देखना है कि ग्राहकों की पहचान आप कैसे करेंगे। हम ग्राहकों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम केवल उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीद सकते हैं। जो लोग हमारे प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीदेंगे, हम उनके बारे में ही सोचेंगे, उनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन हम अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को किसी दुकान या ऑफिस या दूसरे कारोबारों को भी बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्फिया अपना साबुन एक सुपरमार्केट को बेच सकती है, जो फिर उसे ग्राहकों को बेच देगा। मतलब इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, या तो आप डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, ग्राहक खोजते हैं। लेकिन डायरेक्ट ग्राहक खोजने के बजाय हम एक ऐसा मॉल या ऐसी कोई दुकान के बारे में बात सोच सकते हैं कि उस दुकान पर हम अपना माल बेच दें और वो दुकान वाला उस माल को ग्राहकों तक पहुंचा दे। ये भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन को जितनी भी चीजें पॉसिबल है यहाँ पर आपको दी गई हैं कि क्या क्या पॉसिबल है इसके अंदर, क्या क्या पॉसिबल है। जैसे लोग हो गए, दूसरे कारोबारी हो गए, थोक व्यापारी हो गए। ठीक है ना। यहाँ पर लोग मतलब जो आपके सीधे ग्राहक हैं, उम्र, पैसे या आय, इनकम के स्तर, लेवल के आधार पर भी लोगों को अलग अलग वर्गों कैटेगरी में बांट दें। आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से लोग किस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनको भी हमें अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। इसमें उदाहरण भी दिया गया है, महिलाओं के ब्यूटी सैलून के ग्राहक स्वाभाविक रूप से महिलाएं होंगी, लेकिन हम कामकाजी महिलाओं, जो कामकाजी दिनों में सैलून नहीं जा सकती, गृहिणियों, छात्रों जिनके पास कम बजट है, और बड़ी उम्र की महिलाएं जिन्हें विशेष सेवाओं, सर्विसेज की ज़रूरत होती है, के बारे में सोच सकते हैं। इनके बारे में हम इसमें सोच सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका बिजनेस, सभी प्रकार के कारोबार, बिजनेस वाले स्थान अपना ऑफिस चलाने, अपने प्रोडक्ट के बारे में बनाने के लिए प्रोडक्ट सेवाएं खरीद सकते हैं। उदाहरण इसमें दिया गया है अपन को रेस्टोरेंट का, रेस्तरा का, घर का बना नाश्ता खरीद सकते हैं, स्कूल थोक में वर्दी खरीद सकते हैं, ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और प्लम्बिंग सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, कारखानों को कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक थोक व्यापारी है, एक प्रकार का कारोबार जो बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट खरीदता है, ज़्यादा अधिक मात्रा में, और उसे छोटे स्टोरेज में थोड़े अधिक मूल्य में बेचता है। छोटी छोटी दुकानों को वो कुछ मुनाफा जोड़ करके उनको बेचता है। उदाहरण के लिए थोक व्यापारी जूट के बारे में, अगरबत्ती दुकानों आदि को बिकने वाले कोई घरेलू सामान खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस आइडिया के अंदर अपन की आती हैं। यहाँ पर हमने इसके बाद में देखा कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें सीखी, क्या क्या आपने इस यूनिट के अंदर सीखा। अब हमारी यहाँ पर आ जाती है मॉडल नंबर 9.6, कारोबार का प्रकार चुनना, प्रोडक्ट या सेवा। कारोबार का प्रकार अपन को यहाँ पर चुनना है कि कौन सा कारोबार आप कर सकते हैं, कौन सा कारोबार आप कर सकते हैं। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही, इसको आप आराम से देखें और पढ़ें, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपको केवल ये शब्द समझने, जहाँ पर आपको दिया गया कि इस पार्ट के अंदर आपको क्या सीखना है, ये तीन चीज़ें, तो तीनों चीज़ को समझ लो बस। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ो, आपका आंसर आराम से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।